मैं आज एक ऐसे विषय पे आपको बताने जा रहा हूँ जो हम सब की लाइफ में हम सब उसे जीते हैं, लेकिन जीते ऐसे हैं जैसे साइड इफेक्ट, और चाहते हैं उसका मेन इफेक्ट। भाई हम कोई मेडिसिन लेने फीवर उतारने की, यार उसके साथ हम उसके इफेक्ट चाहिए कि साइड इफेक्ट चाहिए, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में साइड इफेक्ट ही लिए जा रहे हैं। है एक अजीब बात, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। क्यों नहीं? देखो, हम सब चाहते हैं कि हमारे एक बच्चा हो, हमारी जनरेशन आगे बढ़े, लेकिन वो हमारा इफेक्ट है कि साइड इफेक्ट? सोचने वाली बात है ये। कितने लोग बच्चा होने के लिए तैयारी करते हैं, या वो एक्ट इसलिए करते हैं कि उन्हें बच्चा चाहिए? नहीं, वो एक्ट होता है आज बॉस ने डांट दिया, आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आज मैं बहुत सुबह से परेशान रहा, तब ये एक्ट करते हैं। और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि जो बच्चा हो उस समय उसके अंदर ये सारे गुण ना आए, तो कैसे होगा? यही आएगा। चाहते हम सब इफेक्ट हैं, लेकिन झेल रहे हैं पूरी जिंदगी साइड इफेक्ट, और वैसा ही समाज बन रहा है साइड इफेक्ट। सबको गुस्सा आता है, कोई कहता मेरा बच्चा नहीं सुनता, कोई कहता बच्चा मेरा बिल्कुल ही आतंकवादी टाइप का हो रहा है। आतंकवादी वर्ड यूज करते हैं बच्चे के लिए। बच्चा आतंकवादी होता है क्या? नहीं होता। जैसा एक्ट हमने किया बच्चा वैसा ही होगा। जिस एक्ट में हमने ये बीज डाला वैसा ही होना है। अब आपको ये लग रहा हो एक डॉक्टर क्या बात कर रहा है, नहीं सोच रहे हो कि डॉक्टर को क्या जरूरत पड़ी इस बात की? डॉक्टर हूं इसलिए मुझे ये बात समझ में आ रही है, साइंस का दिमाग रखता हूं इसलिए मुझे बात समझ में आ रही है। ये बात हम सब जानते हैं। साइंस कहती है कि हम सब एक एनर्जी है, हम सब में एक वोल्टेज है, हम सब में एक वोल्टेज है। अब ये वोल्टेज 220 वाट की है कि 60 वाट की है कि 10 वाट की है, ये डिसाइड करना है। ये 220 वाट की वोल्टेज वाला बच्चा चाहिए, 10 वाट की वोल्टेज वाला बच्चा चाहिए, ये डिसाइड करना है। मेरी एनर्जी जो है वो दूसरे, हम सब, और आपको पता है एक आदमी में इतनी एनर्जी होती है कई शहरों को लाइट दे सकता है, ऐसा साइंस कहती है, मैं नहीं कहता। इतनी एनर्जी होती है एक आदमी के अंदर, लेकिन उस एनर्जी को देने वाले में भी तो उतनी एनर्जी होनी चाहिए। जो पेरेंट्स है, जो जिस वोल्टेज की वो एनर्जी देंगे वही एनर्जी का तो बच्चा आएगा। ये डिसाइड करना है ना। इसे डिसाइड करने के लिए ही हमें पहले पेरेंट्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि हम कौन सी एनर्जी डाल रहे हैं। एक 440 वोल्ट के ट्रांसफार्मर में तो 440 वोल्ट की एनर्जी आ सकती है, लेकिन एक 100 वोल्ट के ट्रांसफार्मर में 440 वोल्ट की एनर्जी नहीं आ सकती, है ना। तो ये बात समझाने वाला आज की डेट में कोई नहीं है। और आपको एक बात बताऊं, इसलिए यदि हम बोले कि हम एक एनर्जी है तो आत्मा एक एनर्जी है, तो आज की डेट में लो एनर्जी तो बहुत आ रही है, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और जिस दिन इसमें हाई एनर्जी आनी शुरू हो गई ना, मैं तो कह रहा हूं एक जने के भी हाई एनर्जी आगे पूरा शहर उड़ जाता है। तो लेकिन वो एनर्जी देगा कौन? देगे तो पेरेंट्स, माता पिता ही ना। स्वामी विवेकानंद आए, चाहे भगवान श्री कृष्ण आए, चाहे जीसस आए, इनके पेरेंट्स में हाई एनर्जी थी, तभी इनमें इतनी एनर्जी आई। यदि पेरेंट्स इनके लो एनर्जी के तो आते ही नहीं। और देखो ये बात हमें बचपन से, क्या गर्भ से भी पता चल जाती है। आपने अष्टावक्र का नाम सुना होगा। उनका बच्चा शास्त्रार्थ वो कर रहे थे, उनका अगले दिन शास्त्रार्थ का राजा जनक के यहाँ वो अपनी पत्नी को बता रहे थे, और जहां वो गलत होता था तो बच्चा पेट में लात मार देता था। इतना नॉलेज बच्चे को पेट में हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि माता पिता दोनों साथ ही रहते थे। तो वो बच्चा जब से वो बीज डाला, उस समय से उनके मन में था मुझे राजा जनक के यहाँ शास्त्रार्थ करना है। तो वो उसके लिए जो तैयारी करते थे वो बच्चे की अपने आप ऑटोमेटिकली हो गई, और उनसे ज्यादा अच्छी हो गई। वो गलत बताते थे, बच्चा पेट में लात मारता था, मदर को पेन होता था। इस बात में उन्हें गुस्सा आ गया कि मैं तो शास्त्रार्थ की तैयारी कर रहा हूं और ये इसके पेट में दर्द कर रहा है। उन्होंने बोला तेरे अष्टावक्र आठ शरीर में 8 मोड़ होंगे। अष्टावक्र पैदा हो गया। लेकिन उस गुस्से में क्या हुआ, वो शास्त्रार्थ हार रहे अगले दिन। उन्हें तो सजा मिल गई। और उसके बाद जब उनकी मदर ने बच्चे को ये बताया, और 13 साल बाद वो बच्चा वहां उसी बंदिन से
शास्त्रार्थ लड़ा और जहां जिस श्लोक पे वो शास्त्रार्थ एंड हुआ था उसने उसे ही पूरा किया। वो उसने अपने आप नहीं किया, उसके फादर की एनर्जी ने किया। तो ये पेरेंट्स की एनर्जी का बच्चे की एनर्जी पे डायरेक्ट इफेक्ट आता है। अरे अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह का, यदि उस समय वो सो नहीं जाती उसकी मदर, तो वो समझ जाता चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है। तो देखो, जो पेरेंट्स बात करते हैं, जो पेरेंट्स एनर्जी लेते हैं, वो गर्भ में एनर्जी जा ही रही है। लेकिन ये एक ऐसी साइंस है जिसे हमने यूज ही नहीं किया। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा समाज सुधर जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। इसे यदि रूट कॉज से खत्म करना है ना, तो हमें इस गर्भ संस्कार और बीज संस्कार को ना एक आंदोलन बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमें हाई एनर्जी की यदि जनरेशन चाहिए तो इसके लिए वाकई एक आंदोलन बनाना पड़ेगा। हम सब जितने भी न्यूली वेड कपल हैं, जितने भी हैं, उन सबको इसका ज्ञान लेना ही पड़ेगा यदि उन्हें इसके समाज के लिए कुछ करना है। और इसका फायदा समाज के नहीं, उनके लिए, अपने लिए भी होगा। देखो, जब हाई एनर्जी सोल आएगी ना, तो पेरेंट्स की और फैमिली की परेशानी तो वैसी खत्म हो गई। जब 100 वाट का बल्ब जलता है तो अंधेरा चला ही जाता है ना। तो वो एनर्जी तो चली गई, आपकी परेशानी तो खत्म हो गई। आप समाज में भी कुछ देके जाएंगे, समाज के लिए भी कुछ करके जाएंगे। और मेरा मानना ये है, की पॉइंट है ये इस बात का, कि या तो इन 9 महीने थोड़े से अनुशासन से जी लो और उसके बाद पूरी लाइफ में आराम करो, और या फिर इन 9 महीने आराम कर लो, जैसी जिंदगी जीनी है वैसी जी लो, और उसके बाद पूरी जिंदगी बच्चे से परेशान रहो। ये डिसाइड आपको करना है कि इन 9 महीने में अपने आप को अच्छी तरह रखना है या पूरी जिंदगी अपने आप को अच्छी तरह रखना है। क्योंकि ये बात पक्की है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, यदि बच्चे में कोई कमी है, बच्चा यदि नहीं पढ़ रहा है, बच्चा कुछ भी कर रहा है, आप कितना ही पैसा कमा लेना, सब बेकार है, सब बेकार है, यहीं रह जाएगा। क्योंकि यदि वो तो पुरानी कहावत है, पूत कपूत तो क्या संचय, पूत सपूत तो क्या संचय नहीं। तो यदि पूत कपूत है तो क्या करोगे, कुछ भी कर लो। तो यदि ये पूत सबूत कर लिया, कोई बात नहीं, 9 महीने कम अपनी नौकरी छोड़ दी, अपने 9 महीने बॉस से छुट्टी ले ली, मदर हैं, सुबह से शाम तक कंप्यूटर के सामने बैठी हैं, और शाम को आके उन्हें प्रेग्नेंट हैं, तो बताओ बच्चे पे क्या वाइब्रेशन जा रहे हैं। अरे ले लो 3 महीने की छुट्टी, पूरी जिंदगी का आराम हो जाएगा। नहीं तो अभी तो 10 घंटे का एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, तब पूरी जिंदगी उसे पालने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करते रहोगे, वो आपसे पैसा लेता रहेगा और आपका काम चलता रहेगा, और फिर एक दिन तो एंड होना ही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, ये इतनी खूबसूरत चीज़ है जिसका हमारे वेदों में तो बहुत पहले से जिक्र है। लेकिन चलो, अब समाज अवेयर हो रहा है, समाज इस बात को जान रहा है कि बीज संस्कार, गर्भ संस्कार क्या चीज़ है। और इसे ना साइंस से मानो। पता है, संस्कार वर्ड सुनते ही हम कहाँ पहुँच जाते हैं, हम तो पुराने जमाने में पहुंच गए। हमारे मन में ये बात बैठा दी गई है, संस्कार मतलब रूढ़िवादिता। संस्कार का मतलब रूढ़िवादिता बिल्कुल भी नहीं है। संस्कार का मतलब क्या है, किसी भी चीज को गुणवत्ता के साथ करना। तो भैया ये रूढ़िवादिता कहां से हुई? आप भी तो हर काम में परफेक्शन चाहते हैं, ये भी एक परफेक्शन वाला काम है। आप एक नई जनरेशन को ला रहे हैं, एक जीव की उत्पत्ति कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको गुणवत्ता नहीं चाहिए, उसके लिए तो सबसे ज्यादा परफेक्शन चाहिए। लेकिन वहां पे परफेक्शन भूल ही जाते हैं। तो इसी के लिए मेरा कहना यह है कि हम सब इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, अपने आप को भी और अपने साथ वालों को भी इस चीज के लिए जागरूक हो। उसके बाद देखना, फिर हमें किसी भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब चीज सुधर जाएंगी, है ना। तो इससे अपना एक वो बनाते हैं, मिशन बनाते हैं, ध्येय। मैं तो कहता हूँ इसे एक आंदोलन बनाओ, है ना। और गर्भ संस्कार, बीज संस्कार की हर जगह बात करो, जहाँ आपके ग्रुप में हैं, आपके बॉस में, आप जहाँ भी बैठे हो उससे बोलो, है ना, कि भाई आपको एक अच्छा बच्चा चाहिए और समाज की भी सेवा करनी है, तो वो अपने आप से तैयार हो जाएगा इस चीज़ के लिए। तो मुझे ये लगता है कि जो डॉक्टर सपना का इनिशिएटिव है, बीज संस्कार, गर्भ संस्कार का, जो ये विशेष सत्र लेती हैं इसके लिए और एक्स्ट्रा टाइम भी देती हैं। मैं आपको बताऊं, आजकल टाइम की बड़ी कीमत है। और आपसे बोलो ना, मैं आपसे बोलूं 3 घंटे 2 दिन 3 दिन आप दे दो,
अपने काम से अलग सोचोगे, लेकिन यहां पे दिए जा रहे हैं और देती हैं, इतना टाइम निकाल के भी देती हैं, है ना। तो ये इतना इतना इसलिए कि ये महत्वपूर्ण चीज है, ये समाज के लिए अच्छी बात है ना। तो इसके लिए मेरा मानना ये है कि आप सब लोग भी इस आंदोलन में जुड़ जाओ मैडम के साथ, और इसे एक आंदोलन बना के और समाज को सुधारते हैं सब मिलकर। नहीं करते हैं इस चीज को, संगच्छत्वम।